क्या हुआ? और बी में बांध दीजिएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको एक भी क्वेश्चन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल, ठीक है, और भारत के भूगोल में बताना है। सबसे पहले भारत का प्राचीन नाम क्या था? शांति से सुनिएगा, जानिएगा, जवाब दीजिएगा, नहीं तो सुनने का कोशिश करिएगा। तो आर्यावर्त या फिर जम्बू द्वीप। आप सुनते होंगे पंडित जी जब मंत्र पढ़ते होंगे उसमें जम्बू द्वीप बोलते हैं ना, तो भारत का जो है प्राचीन नाम क्या है? जम्बू द्वीप या फिर आर्यावर्त। आगे बताना, भारत को हिंदुस्तान जो है किसके द्वारा कहा गया था? ईरानियों के द्वारा कहा गया था। यानी ईरानियों के द्वारा जो है भारत जो है यानी भारत को जो है हिंदुस्तान कहा गया था। आगे आपको बताना है, भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों के द्वारा जो है भारत को इंडिया कहा गया था। ध्यान समझिएगा, ईरानियों के द्वारा जो है भारत को हिंदुस्तान, और जो है भारत को इंडिया जो है किसके द्वारा कहा गया था? यूनानियों के द्वारा कहा गया था। यानी हिंद यूनानी जो भारत पे आक्रमणकारी जो थे, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ये जो है ये भारत पर आक्रमणकारियों का जो ये क्रम है, ठीक है, उस क्रम में हिंद यूनानी के द्वारा जो है भारत को क्या कहा गया है? इंडिया कहा गया है। आगे बताना, भारत अवस्थित है, ये किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो देखिए, ऐसे पूरा उत्तर में पड़ता है, ठीक है, लेकिन उत्तर और पूर्वी यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है। आगे आपको बताना है, भारत की आकृति लगभग कैसी है? सही है, चतुष्कोणीय या चतुष्फलकीय जो है भारत की आकृति लगभग है। आगे आपको बताना है, भारत में की जो है ये जो कुल राज्य, वर्तमान में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? कितना? 28 प्लस का 8 हो जाएगा, 28 प्लस 8 हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है, क्षेत्रफल भारत का कितना है वर्तमान में? ठीक है, 32,87,263 ऐसे याद रखिएगा। 32,87,263 लगता है बहुत बड़ा हो जाता है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। आगे आपको बताना है, क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है भारत का क्या स्थान है? 7वां स्थान है। तो इससे पहले 6 देश है, उन 6 का नाम बताना है, एक क्रम में बताना है। तो हम जान रहे, बोल दीजिएगा सभी लोग, सुन लीजिएगा एक बार ध्यान से। रूस, कनाडा, ठीक है, अमेरिका, चीन, इसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और भारत के बाद फिर आ जाता है अर्जेंटीना जो 8वें स्थान पे। याद कैसे रखेंगे? तो RCUCBA, RCUCBA, R से रूस, C से कनाडा, ठीक है, उसके बाद रूस, कनाडा, इसके बाद यू अमेरिका, सी से चीन, और बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद तो 7वें स्थान पे अपना देश भारत ही है। भारत के बाद 8वें स्थान पे जो है RCUCBA, ठीक है, यानी ABC बोलते हैं ना, उसी को CBA कर देना है, RCUCBA, ठीक है। 6 को हो गया ये, और 7वां देश भारत है, 8वां अर्जेंटीना है। आगे आपको बताना है, विश्व की जनसंख्या का भारत में लगभग कितना % लोग निवास करते हैं? 17.5% हो जाएगा। यानी विश्व की जनसंख्या का अकेला जो है भारत कितना % है? 17.5% है, ठीक है। आगे आपको बताना है, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है भारत में कौन सी भाषा है? तो सर्वाधिक भाषा हिंदी ही बोला जाता है। सही है। आगे बताना, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? जी, पूर्व बिंदु जो है वालांगू या फिर किबुथु बोलते हैं, जो कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का पश्चिमी बिंदु बताना है कौन सा है? सरक्रिक, जो कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। भारत का जो है पूर्वी बिंदु बताना है, पूर्वी तो हो ही गया, उत्तरी बिंदु बताइएगा। इंदिरा कॉल हो जाएगा उत्तरी, और भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और एक पूछा जाता है, भारत के जो है मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी भारत की जो है मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। और इंदिरा कॉल की बात करते ऊपर में, यानी उत्तरी बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा कॉल। और इंदिरा पॉइंट की बात करें तो दक्षिणी नीचे में इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये कॉल मतलब इसमें कंफ्यूजन होता है, ऊपर यानी उत्तर में कॉल होगा या दक्षिण में कॉल होगा? इंदिरा कॉल। तो कॉल से आप ध्यान रख सकते हैं, कूल समझ सकते हैं। कूल मतलब होता है ठंडा, जो कि जम्मू कश्मीर में क्या ऊपर में नॉर्थ साइड ठंडा रहता है ना, तो कहने का मतलब क्या, उत्तरी बिंदु यानी ऊपर में जम्मू कश्मीर है, तो उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है। और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि से तो कन्याकुमारी हो जाएगा। पूरब में क्या बोले सर? क्या पूरब में वालांगू या फिर किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, पश्चिम में सरक्रिक जो गुजरात में पड़ता है, और उत्तर में जो है इंदिरा कॉल, और दक्षिण में कौन हो जाएगा? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, और दक्षिणतम भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हो जाएगा। आगे आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत का कितना है? यानी ऊपर से लेकर नीचे तक की बात करते हैं। 3,2,1,4, ठीक है, 32-14 किलोमीटर है, यानी वर्ग किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? तो 29-33 है, यानी 2,9,3,3 हो जाएगा। यानी 29-33 जो है पूरब से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा?
3 2 1 4। आगे आपको बताना है इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इंदिरा पॉइंट को जो है या तो पार्सल पॉइंट या फिर पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को सुन लीजिए, इंदिरा पॉइंट को पार्सल पॉइंट या फिर पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है इसी को। आगे आपको बताना है दक्षिण बिंदु जो है यानी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? यानी भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु जो है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे आपको बताना है भारत की जो है स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई जो है, जो कि स्थल सीमा यानी कहने का मतलब स्थल वाला जो बाउंड्री है उसकी लंबाई 15,200 है। 15,200 है, जिसमें से पूछा जाता है मुख्य भूमि के तट की लंबाई जो है यानी तटीय, तो तट की लंबाई एक सुन लीजिए ना, तटीय मुख्य भूमि के तट की लंबाई जो होगा वो 6100 हो जाएगा। और टोटल यदि हम बोले तो सुन लीजिए, अगर द्वीप सहित यदि टोटल की बात करते हैं यानी द्वीपों के सहित होता तो 75 साढ़े 16 होता है। लगभग की बात करते हैं 7516.5 या 6 देता है, तो 75 साढ़े 16 याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी जो है टोटल की बात करेंगे कितना? 75 साढ़े 16। अगर हम मुख्य भूमि या तटीय की बात करें तो 6100, अगर फिर उसमें अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। आगे आपको बताना है भारत का मानक समय रेखा जो है ये कितना डिग्री देशांत? तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से है, जो कि कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के पास नैनी पड़ता है, नैनी से गुजरती है। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत का मानक समय रेखा जो है ये ग्रीनविच के समय रेखा से कितना घंटा आगे या पीछे है? तो 5.5 घंटा जो है आगे है। ठीक है, आगे आपको बताना है 82.5 डिग्री रेखा जो है कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्य से होकर गुजरती है। बताना है कौन कौन सा राज्य। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके नीचे आएंगे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के नीचे यदि आते हैं तो उड़ीसा, हाँ उड़ीसा के बाद नीचे आते हैं तो आंध्र प्रदेश हो जाता है। सही है, यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हो गया, उत्तर प्रदेश शुरू किए, इसके नीचे मध्य में आते हैं यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे आते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे आते हैं उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे आते हैं तो आंध्र प्रदेश जो कि नीचे में है। ठीक है, यानी 5 राज्यों से जो है 82.5 डिग्री जो है रेखा गुजरती है। आगे बताना है आपको भारत को जो है 2 भागों में बांटने का काम कौन करती है? तो कर्क रेखा करती है 2 भागों में। और कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे आपको बताना है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल में? गोवा हो जाएगा। सही है, आगे आपको बताना है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? कहाँ जा रहे? लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर क्षेत्रफल में छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप हो जाएगा। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती, और लक्षद्वीप की भाषा मलयालम। ठीक है, आगे आपको बताना जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सही है, और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य की बात करें तो सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार राज्य का, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति है। और बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में कितना है? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है। आपको आगे बताना है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ हो जाएगा, जो कहाँ का जिला है? गुजरात का। ऐसा ही है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जो है वो माहे, जो कि पुदुचेरी में पड़ता है। ठीक है, हाँ क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जो है माहे, जो पुदुचेरी का है। आगे बताना तटीय राज्यों वाला राज्य यानी तटीय सीमा वाला राज्य की संख्या कितनी है? 9 है, यानी इधर गुजरात से स्टार्ट होती है और इधर मतलब हम बता रहे हैं गुजरात से स्टार्ट होके इधर कहां तक समाप्त होती है? इस साइड पश्चिम बंगाल तक शायद यानी साथ होती है। आगे बताना है भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है कहाँ से मापा जाता है? चेन्नई के तट से जो है मापा जाता है। औसत समुद्री गहराई जो है कितना है? नहीं है। आगे आपको बताना है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र जो है ये कितना मील तक है? तो 12 समुद्री मील यानी 12 नॉटिकल मील तक जो है ये प्रादेशिक सीमा है। ठीक है, आगे आपको बताना समुद्र की दूरियां मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वही नॉटिकल मील। और समुद्र की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे आपको बताना है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट जो है ये क्या कहलाता है?
तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट जो है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, बताना है गुजरात से गोवा तक के तट का जो है क्या कहलाता है, तो कोंकण तट होता है। गुजरात से गोवा तक के तट को जो है कोंकण तट कहते हैं। आगे आपको बताना है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी केटू काराकोरम, या फिर अगर ऐसे बोले तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो हिमाद्री हो जाएगी। ठीक है, आगे आपको बताना हिमालय का पाद प्रदेश जो है किसे कहा जाता है, शिवालिक हिमालय को जो है हिमालय का पाद प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि शिवालिक से ही चढ़ा जाता है हिमालय पर, इसलिए हिमालय का पाद प्रदेश किसे कहा जाता है, शिवालिक को कहा जाता है। आगे आपको बताना मेवाड़ का पठार जो है कहाँ स्थित है, मेवाड़ का पठार कहाँ स्थित है, मेवाड़ का पठार राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान व मध्य प्रदेश ये दोनों राज्य में जो है मेवाड़ का पठार फैला हुआ है, दोनों में हो जाएगा। आगे आपको बताना है मैकाल का पठार कहाँ स्थित है, तो मैकाल का पठार जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। सही है, और मैकाल पहाड़ी का जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अमरकंटक है। अमरकंटक जहां से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, महानदी ये तीनों नदी जो है वहीं से निकलती है, और एक साइड से जो है सोन नदी भी जो है अमरकंटक के आसपास से ही निकलती है। आगे आपको बताना है भारत का रूढ़ जो है किसको कहा जाता है, किस पठार को कहा जाता है, तो भारत का रूढ़ जो है छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। आगे आपको बताना है दक्कन का पठार बना है ये किस चट्टानों से बना हुआ है, तो दक्कन का पठार जो है ये बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है, किससे, बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है। आगे आपको बताना है दक्कन का पठार का जो है पूर्वी भाग क्या कहलाता है, दक्कन के पठार का पूर्वी भाग क्या कहलाता है, विदर्भ कहलाता है। सही है, आगे आपको बताना माहिम तट स्थित है ये किस राज्य में, माहिम तट स्थित है किस राज्य में स्थित है, तो माहिम तट जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। आगे आपको बताना है महेंद्रगिरी ये पर्वत जो है किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है, और महेंद्रगिरी जो ये पूर्वी घाट का जो है सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी। आगे आपको बताना पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। बताइएगा अनायमुदी स्थित है ये किस पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है अनायमुदी। सही है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनायमुदी ही है, अनायमुदी ही हो जाएगी जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। आगे आपको बताना पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट श्रेणियों का जो है मिलन स्थल कौन सा है, तो नीलगिरी की पहाड़ी है, और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, दोदा बेटा हो जाएगा। सही है, आगे आपको बताना है सेवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित हो जाएगी। शेषाचलम की पहाड़ी बताइएगा, शेषाचलम की पहाड़ी किस राज्य में है, तो ये शेषाचलम की पहाड़ी जो है ये तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है, रे विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई ठीक है 8850। आगे बताना है माउंट एवरेस्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सही है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, जेलेपला दर्रा बताइएगा, सिक्किम में ही है, और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में पहले था अब लद्दाख में पड़ गया है। ठीक है, आगे आपको बताना है शिवकिला दर्रा बताइएगा, हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा बताइएगा, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिल्ला दर्रा बताइएगा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सही है, आगे बताना है माना दर्रा उत्तराखंड हो जाएगा, नीति दर्रा उत्तराखंड, और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, यानी मनाली याद रखिएगा, मनाली, माना, नीति, लिपुलेख जो है ये किस राज्य में हो जाएगा, उत्तराखंड में। मौ से मनाली, ली से लिपुलेख, और सॉरी मनाली, न से नीति, मनाली बोले तो मौ से माना, नी से नीति, और ली से लिपुलेख, यानी मनाली की बात करते हैं तो इससे तीनों दर्रा आ जाएगा जो किस राज्य में है, उत्तराखंड में। इसी तरह से बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा ये किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, यानी इससे एक वर्ड याद रखिएगा बरोसी, बो से बारालाचा दर्रा, रो से रोहतांग, और सी से शिवकिला दर्रा, ये तीनों जो है हिमाचल प्रदेश में है। आगे बताना है आपको भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बोलते तो भाखड़ा नंगल होता है, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध होगा तो भाखड़ा नंगल। अगर भारत का सबसे ऊंचा बांध बोलेंगे तो टिहरी बांध, टिहरी मतलब बोलने से नहीं लगता है कि ऊंचा होगा, यानी टीला की बात करते हैं तो टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा है। अगर भारत की सबसे लंबा बांध की बात करते हैं तो हीराकुंड बांध होगा जो किस नदी पर है, महानदी पर स्थित है, जो किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आगे अभी टिहरी बांध बताए थे जो कि सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में, और किस नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। सही है, आगे आपको बताना है
श्रीनगर को लेह से जो है कौन सा दर्रा जोड़ने का काम करता है? तो जो जिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और बनिहाल दर्रा जो है किस किस को जोड़ता है? तो श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ने का काम जो है बनिहाल दर्रा करता है। सही है। आगे बताना, मैटूर बांध जो है किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और किस राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में पड़ता है। सही है। आगे बताना, थीन बांध किस नदी पर? रावी नदी पर। और किस राज्य में पड़ता है? थीन पंजाब में पड़ता है, रावी नदी पर, ठीक है। और आपको बताना है पोंग बांध कहाँ पड़ता है? ये ब्यास नदी पर है। और कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है पोंग बांध, ठीक है। अलमाटी बांध बताया किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। कर्नाटक में भी पड़ता है। अलमाटी बांध जो है कर्नाटक में भी पड़ता है। आगे आपको बताना है, भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील जो है कौन सी झील? चिल्का झील। और किस राज्य में स्थित है चिल्का झील? ओडिशा में स्थित है। सही है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल जो कौन सा झील है? तीस्ता नदी का उद्गम स्थल जो है कौन सा झील है? तो चोलामू झील है। और चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सही है। आगे आपको बताना है, तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से बताया। सही है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहे हैं। सुप्रियर झील कहाँ है? थोड़ा सोच के भी बोलेंगे। अमेरिका में पड़ता है, यूएसए कनाडा में पड़ता है सुप्रियर झील, ठीक है। आपको बताना है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो लोकटक झील हो जाएगी, जो कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। सही है। आगे आपको बताना है, लोकटक झील में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? किबुन लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, जो किस झील के अंदर है? लोकटक झील के अंदर है। किस राज्य में? मणिपुर में पड़ता है। सही है। आगे आपको बताना है, कलपोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कलपोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। इसमें उब गए होइएगा ज्योग्राफी में, ठीक है। क्या हुआ जो कहिएगा, ठीक है। बताइए अष्टध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि हो जाएंगे। सही है। बताना है, 1857 की क्रांति के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था। लॉर्ड पामस्टन। आपको बताना 1857 की क्रांति के जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? तो रोटी और कमल था। रोटी कमल था। रोटी कपड़ा मकान, तो उसमें नारा दिया गया था, यानी स्लोगन दिया गया था। और रोटी कमल जो है उसका प्रतीक चिन्ह था। आगे आपको बताना है, 1857 की क्रांति के जो है समय दिल्ली से जो है सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सैन्य नेतृत्व जो है वक्त क्या कर रहा था? अगर ऑल ओवर नेतृत्व की बात करें तो बहादुर शाह जफर के द्वारा किया जा रहा था। बहादुर शाह जफर की बात करें तो मुगल साम्राज्य का जो है ये अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है, बहादुर शाह जफर। आगे आपको बताना है, समर्थ योजना का संबंध जो है ये किस क्षेत्र से है? समर्थ योजना का संबंध जो है ये किस क्षेत्र से है? तो समर्थ योजना का संबंध जो है ये कपड़ा या व्यापार से संबंधित है, यानी कहने का मतलब जो है ये कपड़ा कारोबार के क्षेत्र या वस्त्र क्षेत्र से संबंधित है समर्थ योजना। कहने का मतलब जो समर्थ लोग रहेगा वो क्या करेगा? वस्त्र तो पूरा पूरा पहना करेगा। इससे ये समझ सकते हैं समर्थ लोग की, यानी समर्थ योजना का संबंध किससे हो जाएगा? वस्त्र उद्योग से हो जाएगा। आगे आपको बताना है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? ठीक। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? बी और सी हो जाएगा जल में घुलनशील। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा? तो ADEK जो हो जाएगा ये वसा में घुलनशील है। आपको बताना है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम बताना है। विटामिन B3 तो नियासिन। विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन। और विटामिन B7 का अन्य नाम बायो यानी जो है BH के नाम से भी जाना जाता है, यानी विटामिन BH का रासायनिक नाम क्या होगा? तो बायोटिन ही हो जाएगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम बताइएगा। फॉलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइएगा। ये जो है साइनोकोबालामिन हो जाएगा। और एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है वो साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12 हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइएगा। तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? थिलोक्विनोन। और विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक मदद करने वाला विटामिन के होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था? पहले ये बताना है कि बड़ा इमाम बाड़ा आखिर है कहाँ? तो लखनऊ में है। छोटा इमाम बाड़ा भी कहाँ है? लखनऊ में ही है। और बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाने वाले शासक यानी जो है नवाब आसफ उदौला थे।
इसके द्वारा जो है 1784 में बनाया गया था। नवाब आसफ उदौला के द्वारा जो है 1784 में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया गया था। आगे आपको बताना है शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। आपको ये बताना है शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है शिक्षा को जो है राज्य सूची से हटाकर किसमें समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। और समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल विषयों की संख्या कितनी है? समवर्ती सूची में वर्तमान में विषय की संख्या 52 हो जाएगा और राज्य सूची में वर्तमान में विषय की संख्या 61 हो जाएगा और संघ सूची में वर्तमान में विषय की संख्या 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन हो जाएगा। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। आगे आपको बताना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? ये अंडमान द्वीप समूह में जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। आगे बताना है जीवन जीने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? राइट टू लाइफ किस अनुच्छेद के तहत? जो तो अनुच्छेद 21 है। इसी को दूसरे भाषा में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, यानी राइट टू लाइफ। क्या बोल रहे हैं? 21 के ए की यदि हम बात करते हैं तो 21 के ए में जो है शिक्षा के अधिकार को जो है शामिल किया गया है, जो कि अनुच्छेद 45 में संशोधन करके 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा मूल रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, 0 से 6, जैसे कि आंगनबाड़ी देखते हैं आप देखे होंगे गांव में सरकारी स्कूल में जो है 6 वर्ष से कम बच्चे को जो है एडमिशन नहीं होता है, इसलिए नहीं कहा जाता है पहले इसको आंगनबाड़ी में भेजिए ताकि बैठना उठना सीखे। इसके लिए तो ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी जो है शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। आगे आपको बताना है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह को जो है कब स्टार्ट किया था? तो रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध जो है पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा जो है पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग जो है यानी किया जो है सितंबर 1920 में किए थे। कब किए थे? सितंबर 1920 में किए थे। ये ध्यान रखिएगा, आपसे ये साफ साफ दिया गया है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। रॉलेट एक्ट आया कब था? 1919 में ना, 27 बोल रहे हैं। 1919 में आया था, रॉलेट एक्ट आया था। और रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून के नाम से भी जाना जाता था, या फिर न अपील न दलील न वकील। ठीक है, ये तीनों। हाँ, कहने का मतलब जो है क्या हुआ? कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को जो है शक के संदेह के आधार पर जो है अरेस्ट करके यानी गिरफ्तार करके रख सकता था। ये इसे काला कानून के रूप में जाना जाता है। और इसी के विरुद्ध में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन, जो कि वो 1 अगस्त 1920 को जो है स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन। और उस दिन जो है किस व्यक्ति का मृत्यु हो गया था? तो बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। और इनकी मृत्यु पर जो है कि कहा गया था, किनके द्वारा कहा गया था? ये मेरे जीवन से प्रकाश चला गया है। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था मेरे जीवन से प्रकाश चला गया है, ये बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर। आगे आपको बताना है नाटो का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है नेल्सन मंडेला जो है अपने 27 वर्ष की सजा के प्रथम 18 वर्ष में जो है कौन से जेल में कैद थे? नहीं, ये रॉबिन द्वीप पड़ता है। जो कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका के जेल में जो है ये कैद थे नेल्सन मंडेला। आगे आपको बताना है कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी खजुराहो में स्थित है। आगे आपको बताना है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो है सीमाओं का विस्तार किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? यानी कहने का मतलब किसी भी राज्य के सीमाओं का परिवर्तन या फिर नामों में परिवर्तन जो है वो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग होता है। और नए राज्यों का प्रवेश या गठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत होता है। आगे आपको बताना है विवेकानंद स्मारक शिला जो है ये कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में है। ठीक है, सही है। आगे आपको बताना है वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन पुस्तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लिखा गया है। आगे आपको बताना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब आया था? 1972 है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972। अगर वन संरक्षण अधिनियम बोले तो 1980। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 हो जाएगा। आगे पूछा जाता है ये कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 6 अनुसूची थी। आगे आपको बताना रुद्रदामन जो है ये किस वंश का शासक था? ठीक है, ये काकतीय वंश का शासक था। और काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम। ठीक है, आगे आपको बताना है उत्तर भारत को जो है दक्षिण भारत से जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है अलग करती है?
तो विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर भारत को जो है दक्षिण भारत से अलग करने का काम करती है। आगे आपको बताना है मौलिक कर्तव्य को जो है कब जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और तब जो है कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 10 को जोड़ा गया था। किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसमें से 8 मौलिक कर्तव्यों का जो है सुझाव देने का काम सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा जो है किया गया था, और 2 जिस समय जोड़ा जा रहा था उसमें ऐड कर दिया गया था। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, जो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51 के क में हो जाएगा। और किस भाग में है? भाग 4 के क में है, जो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है। किस भाग में है? भाग 4 के क में है। अनुच्छेद किस में है? 51 के क में है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि जो है मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या 11, जिसमें से सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा कितना सिफारिश किया गया था? 8, और जोड़ा कितना गया था? 10। कब जोड़ा गया था पहली बार? 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान। और 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है कब जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसको अभी बता रहे थे 0 से लेकर 6 वर्ष के लिए बच्चों के लिए जो है शिक्षा को अनिवार्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही किया गया था। आगे आपको बताना है महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, किस तिथि को किया था ये बताना है। देखिए 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, और एक सप्ताह बाद यानी 12 या फिर कहीं कहीं 11 भी देता है, तो 12 या 11 फरवरी 1922 को जो है 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वापस कर लिया गया था। ये चौरी चौरा कांड हुआ था, ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। सही है। आगे आपको बताना है महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे हो जाएंगे। ठीक है। ठीक। आगे आपको बताना है भारत में जो पहला पुलित्जर पुरस्कार जो है किस व्यक्ति को मिला था? भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार जो है किस व्यक्ति को मिला था? तो गोविंद बिहारी लाल को मिला था। किनको मिला था? गोविंद बिहारी लाल को मिला था। और पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो 1917 में हुआ है। सही है। आगे आपको बताना है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कब बनाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान बनाया गया था। और किस अनुच्छेद के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो अनुच्छेद 300 के क के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और पहले जो संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार था, जो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग था? तो अनुच्छेद 19 के F और 31 के अकॉर्डिंग जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था। और मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत है? भाग 3 के अंतर्गत है, जो अनुच्छेद कितना से कितना तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और संविधान के किस भाग को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को ही कहा जाता है, मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे आपको बताना है सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला रियासत कौन सा था? सहायक संधि में जो है शामिल तो हैदराबाद के निजाम थे। और सहायक संधि का जो है प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डुप्ले हो जाएंगे। और सहायक संधि को लागू करने वाला जो है भारत में कौन व्यक्ति था? तो जो जिसके द्वारा जो है पहली बार हैदराबाद को शामिल किया गया था, तो वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। कब? तो 1798 में। 1798 में। और सहायक भारत में सहायक संधि का जनक भी किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को ही कहा जाता है। और प्रथम प्रयोग की बात यदि करते हैं तो डुप्ले हो जाता है, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर। क्या 1798 सही? क्या 98 होगा। 1798 सही है। हैदराबाद के निजाम पहली बार सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक। आगे आपको बताना है, और ये तो सहायक संधि वाला था। इसके साथ साथ जो है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जानते हो, ये डलहौजी के, जिसके द्वारा हड़प्पा नीति लागू किया गया था। यानी कि जो है हड़प्पा नीति, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति कहा जाता है, जो कब लागू किया गया था? तो ये जो है 1848 हो जाएगा। 1848 में हड़प्पा नीति के तहत सर्वप्रथम किसको मिलाया था? सतारा को मिलाया था। और जो है अवध को किसके तहत मिलाया था? तो कुशासन के आरोप लगाकर। कब? तो 1856 में। झांसी को कब मिलाया था अवध जो है ये हड़प्पा नीति के तहत? तो 1853 में मिलाया था। ठीक है। आगे आपको बताना डायलिसिस की प्रक्रिया जो है ये किसके लिए किया जाता है? तो गुर्दे को ठीक करने के लिए जो है डायलिसिस का प्रयोग
जो है प्रक्रिया किया जाता है। आगे बताना है आपको, सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1939 में, किस व्यक्ति को हराकर बने थे? पट्टाभी सितारमैया। और पट्टाभी सितारमैया के समर्थक कौन थे? गांधी जी समर्थक थे, सही है। और ये जो है ये कब हुआ था अधिवेशन, ये बताना। तो 1939 का, और 1939 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन था। और इससे पहले 1 साल पहले 1938 का अधिवेशन जो था वो त्रिपुरी थाना की त्रिपुरा था। त्रिपुरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। और इससे 1 साल पहले जो फैजपुर अधिवेशन था, जो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन जो 1937 में आयोजित हुआ था, वो कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। स्पीड थोड़ा ज्यादा हो रहा है। फैजपुर यदि बात उत्तर प्रदेश में पड़ता है, फैजपुर। और इससे 1 साल पहले की बात करते हैं 1936 में कहा हुआ था? लखनऊ अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? JL नेहरू के द्वारा ही किया गया था। और JL नेहरू के द्वारा भी 37 का अधिवेशन जो था गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता भी JL नेहरू के द्वारा ही किया गया था। और इसके साथ साथ 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। और स्वराज की बात यदि हम करते हैं, स्वराज शब्द का प्रयोग जो है किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। जो कब किया गया था? तो 1895 में किया गया था। 1895 में ही किए थे। और यदि बात करते स्वराज शब्द का प्रयोग यदि जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो 1906 के अधिवेशन हो जाएगा, जो कि कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें किसके द्वारा अध्यक्षता? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1905 की अध्यक्षता की यदि हम बात करते हैं, वो बनारस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता GK गोखले के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का वायसराय बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग ही हुए, सही है। आगे आपको बताना है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक सिद्धांत देने का काम जो है किसके द्वारा? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ते हैं, तो अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। और तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो डॉबे-रेनियर के द्वारा किया गया था। डॉबे-रेनियर के द्वारा। और डॉबे-रेनियर के द्वारा कौन सा नियम दिया गया था? त्रिक नियम दिया गया था, डॉबे-रेनियर के द्वारा दिया गया था। आगे आपको बताना है ब्रोमीन कमरे के, यानी एक मात्र ऐसा जो है धातु जो कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहता है। तो धातु में यदि बात करें तो पारा हो जाएगा, और धातु में बात करें तो ब्रोमीन हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है कब हुआ था? 1210 में कैसे हो गया था? तो चौगान पोलो खेलते समय जो है इसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श या फिर लाखों की दानी यानी जो है के नाम से जो है जाना जाता है इसे, ठीक है। आगे बात करते हैं नेत्रदान में जो है कौन क्या दान किया जाता है? नेत्रदान में जो है कॉर्निया दान में दिया जाता है, सही है। आगे बताना यूराल पर्वत जो है किस किस महाद्वीप को अलग करता है? यूराल जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करने का काम करता है, सही है। आगे आपको बताना लोकपाल के अध्यक्ष जो है कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष जो है PC घोष यानी न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष जो है प्रथम अध्यक्ष होंगे। आगे आपको बताना है भू प्रॉपर्टी में जो अभ्रक कितना % पाया जाता है? तो भू प्रॉपर्टी में अभ्रक जो है वो 5% पाया जाता है, 5% होगा। आगे आपको बताना है केचुआ और जोक जो है ये किस संघ के अंतर्गत आता है? तो केचुआ और जोक जो है किस संघ के अंतर्गत आता है? एनालिडा संघ के अंतर्गत आता है, सही है। आगे आपको बताना है पुलकेशिन द्वितीय जो है किस वंश के शासक थे? पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो पुलियक हरियक वंश कैसे हो जाएगा? हरियक वंश कब था? मगध का पहला वंश था हरियक वंश। अभी पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं, चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। और हरियक वंश की यदि हम बात करें तो हरियक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बिंबिसार हो जाएंगे हरियक वंश के संस्थापक। और कब किया था स्थापना? 544 BC में जो है हरियक वंश का स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था, ठीक है। और बिंबिसार यानी हरियक वंश का जो है इसका जो उत्तराधिकार बिंबिसार का कौन बना था? अजातशत्रु बना था। अजातशत्रु का फिर पुत्र हो जाता है नागदशक। और एकमात्र ऐसा किस वंश को जो है पितृहत्या वंश के नाम से जाना जाता है? तो हरियक वंश को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि अपने पिता की हत्या करके जो है शासक बनने का काम किया है सभी, इसलिए हरियक वंश को जो है पितृहत्या वंश के नाम से जाना जाता है। आपको बताना मगध साम्राज्य का जो है मगध पर मौर्य वंश का स्थापना कब किया गया था? देखिए तो मौर्य की बात यदि हम बात करें मौर्य साम्राज्य का जो है 345 में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था।
345 बीसी में और 322 में जो है मगध पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश का स्थापना किया गया है। आपको बताना कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। और कोणार्क का ये सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और जिप्सम की सूत्र की यदि हम बात करें तो CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा, यानी 2H2O यदि बात करते हैं, H2O क्या होता है? जल होता है। यानी समझिएगा जिप्सम के लिए जो है ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है, यानी 2 लीटर, समझिएगा 2 लीटर जो है हमें जल का जरूरत पड़ता है, यानी 2H2O। और यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए बात करें तो हाफ H2O हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला कौन थी? अध्यक्ष जो है लक्ष्मी पंडित के संयुक्त महासभा के जो है पहला अध्यक्ष लक्ष्मी पंडित हो